खुशामदीद, आदाब और स्वागत करता हूं मैं आपका। मैं साबिर हुसैन नुमाइश की जानिब से आज हम एक नया पॉडकास्ट शो बना रहे हैं जिसका नाम है बातचीत, जहां हम जानेंगे नए नए आर्ट फॉर्म के बारे में और उनके आर्टिस्ट के बारे में कि वो किस तरह के एडवेंचर्स कर रहे हैं अपने आर्ट फॉर्म के साथ, क्या क्या उनको मुश्किलें दरपेश आ रही हैं और क्या क्या सहूलत भी मिल रही हैं। तो इसी सिलसिले में आज हम पहला एपिसोड लेके आपके सामने हैं, जिसमें हमारे गेस्ट हैं अमृतांशु शर्मा, जो कि शायरी के दुनिया के उभरते हुए सितारे हैं, जिन्होंने दिन दोगुनी रात चौगुनी करके अपना नाम कमाया है। जितनी उन्होंने मेहनत की है उतनी ही जल्दी उन्होंने मकाम भी पाए हैं। हाल ही में उन्होंने सऊदी और दुबई जैसे मुशायरे पढ़े। टैलेंट हंट, जहाँ पर 1000 राइटर से भी ज़्यादा थे पूरे इंडिया से, वहाँ पर उन्होंने न सिर्फ भाग लिया बल्कि उसके विजेता भी रहे। तो आज वो हमारी दावत पे हमारे बीच हैं, तो आज हम उनसे कुछ बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस किस तरह की शायरी वो कर रहे हैं। अमृतांशु भैया, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया कि आप हमारी दावत पे यहाँ आए। बहुत मोहब्बत। तो आज हम आपसे बहुत सारी बातें करेंगे और जानेंगे आपके सफ़र के बारे में। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि ये सफ़र शुरू कैसे हुआ, शायरी की तरफ लगाव कैसे आया? इसके पीछे एक वाक़या जो है वो यूँ है कि मेरा जो ताल्लुक़ संगीत से रहा है वो ज़्यादा पहले से रहा है जी। मैं और मेरा कज़न भाई एक हम लोग बैठ के रियाज़ कर रहे थे, तो उस वक्त हमने टीवी पर एक हेडलाइन सुनी कि एक शायर जो खून थूकता है जी। तो बड़ी हैरत हुई कि भाई शायर और खून थूकना, हमने आज तक स्याही थूकते हुए देखा है मगर खून थूकना एक अजीब बात हुई। तो उसके बाद वहीं आंखें गड़ी रह गई। तो 5-7 मिनट बाद देखा तो वहाँ जिक्र हुआ जॉन साहब का जी, जॉन एलिया साहब। तो हालांकि इस बात से आप भी इत्तेफाक रखेंगे कि जॉन साहब को जो भी पहली बार में देख ले तो वो थोड़ा सा डर जाएगा जी, बिल्कुल। वो जिस हिसाब से अपना हुलिया बना के रखते थे। तो उसके बाद मैंने गूगल पर सर्च किया, जॉन साहब के शेर पढ़े, तो वहाँ एक शेर मिला कि कौन इस घर की देखभाल करे, रोज़ एक चीज़ टूट जाती है। तो वो शेर मुझ पर एक अलग ही तरह से खुला जी। तो वो खुलने की वजह मैं समझता हूँ ये भी हो सकती है कि शायरी से मेरा ताल्लुक़ रहा मगर ये मुझे नहीं पता था जी। तो मतलब ये फ़न आपको पहले ही लाशऊर में था बिल्कुल। तो उसके बाद जब वो शेर सुना तो और पढ़ने की इच्छा जागी और गज़लें उनकी पढ़ी और किताबें मंगाई। तो वहाँ से एक सफ़र शुरू हुआ। फिर कुछ वक्त बाद लगा कि कुछ तो मैं भी कह सकता हूँ जी। तो उसके बाद जब कहना शुरू किया उसके बाद बाकी आप सबकी मोहब्बत और चल रहा है सब अच्छा। उम्मीद है कि आगे भी अच्छा करता हूँ जी, इंशाल्लाह यही दुआएं हमारे भी। तो मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि आप शास्त्रीय संगीत से बैकग्राउंड से आते हैं, तो एकदम से ही शिफ्ट कैसा रहा कि एकदम से उर्दू की जानिब आ जाना, और कितना मुश्किल रहा आपके लिए शुरुआती दौर कि आपने कितना कुछ सीखा, कितनी नई चीज़ें आपको तब्दील करनी पड़ी? बिकॉज एक कहते हैं जो आपका पीछे से बैकग्राउंड आ रहा था वो बिल्कुल संस्कृत का था, एकदम से एक नई ज़बान जो आपके सामने आई, एक नया जैसे कहते हैं एक नया फ़न आपके सामने आया, फिर आपने उसमें कैसे काम किया और आज इस मकाम तक, तो इस पर थोड़ी रोशनी डालें। शास्त्रीय संगीत संस्कृत की बात ठीक है मगर इतनी भी ख़तरनाक हिंदी में या संस्कृत में नहीं होती है जी। तो जब शास्त्रीय संगीत की मेरी इच्छा जागी तो मैंने जब उसमें पढ़ाई की और जब लगा कि इसको मुझे सीखना चाहिए तो मैंने शुरू किया। तो अक्सर ये होता है कि आदमी ना जुर्म करता रहता है जी। तो हमारे वहाँ पे जो कायदे से काम होना चाहिए था वो ये होना था कि हमें शास्त्रीय संगीत पे ध्यान देना था, मगर जहन जो था वो बॉलीवुड सिंगिंग की तरफ भी बराबर से था। तो वहाँ जो गाने आते थे और लिरिक्स लिखे जाते थे तो वो ना सिर्फ एक जो आम फहम ज़बान है उसमें होता था बल्कि कहीं कहीं पे उर्दू के वो लफ्ज़ जो कि जिसके लिए डिक्शनरी की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी थे। तो पढ़ते पढ़ते शौक़ जागा कि और पढ़ना चाहिए, और पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे और लोगों को सुना। फिर तो ज़बान के साथ मसला ये है कि जो आपकी घर की ज़बान होती है ना, उसके अलावा कोई भी ज़बान आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है जी। वो ज़्यादा मुतासिर करती है, और उसके पीछे उसका सबब ये भी है कि एक ज़बान जो आप बचपन से जिसमें खेलते आ रहे हैं, जिसमें बातचीत करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, सब होता है, तो उसको आप ये समझते हैं कि हमने वो ज़बान बहुत पास से देखी है। तो तब मन करता है कि और ज़बानों पर भी थोड़ा अपना हाथ कस कर देखें या और भी जानकर देखें। तो तब मुझे लगा कि हाँ मुझे थोड़ा पढ़ना चाहिए। पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे शौक़ उस तरफ गया, और फिर हो सकता है कि और भी ज़बानों का मतलब अंदर से आया कि मुझे ये भी सीखना चाहिए, ये भी जानना चाहिए। तो यही उसका। तो अभी आप फ़िलहाल उर्दू सीख रहे हैं इसी दौरान में, मतलब उसे लिखना, उसे पढ़ना? हाँ, अभी शुरू हुआ है जी 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 जी, बेहतर। तो अमृत भाई, जैसे कि मैं आपको पहले से ही जानता हूँ
और जितना मैं जान पाया हूँ, जितना हम सब जानते हैं कि जैसे आप दो विधाओं में ज़्यादा लिखते हैं। एक, आप जब उर्दू अदब की बात करते हैं तो आप गज़लें बहुत ज़्यादा लिखते हैं, और अगर हम हिंदी साहित्य की बात करें तो आप दोहा निगारी करते हैं। तो जैसे मेरा सवाल ये है कि बहुत सारी और भी विधाएँ हैं उर्दू अदब में, हिंदी साहित्य में। इन दो विधाओं में ऐसा क्या था जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट किया, जो कि आपको लगता है कि आपको कितनी आसानी रहती है इन विधाओं में कंपेयर टू जो बाकी विधाएँ हैं? गज़ल का तो यूँ होता है कि कोई भी आदमी जब उर्दू अदब से मुखातिब होता है तो सबसे पहले जो जिस जानिब वो जाता है वो शेर ही होता है जी, है ना। शेर करके गज़ल होती है जी। तो जैसे कि आपने बात बोली दी है, तो मैं अभी बहुत शुरुआती आदमी हूँ। मैं कोई किसी सिंफ में मैंने महारत हासिल नहीं की है, बस कोशिश चल रही है। तो अभी गज़ल की कोशिश है, हालांकि कुछ नज़में भी कही हैं मगर वो अधूरी छूट गई, बाद में कैफियत बदल गई तो उसको पूरा नहीं कर पाया। और गज़लों पे अभी काम चल रहा है। दोहे के साथ ये था कि मेरे जो उस्ताद हैं अफ़ीफ़ सिराज साहब और अनस सर हैं, तो अब जब मैंने उस्ताद से तरबियत लेनी शुरू की गज़ल की, तो उसके बाद वहाँ पर धीरे धीरे मुझे दोहे के बारे में पता लगा जी। तो दोहों का तो ऐसा है कि हम लोग बचपन से अपने सिलेबस में पढ़ते ही आ रहे हैं दोहे, रहीम के, कबीर के, रसखान के। तो उसके बाद मेरी इच्छा जाहिर हुई कि मुझे दोहे भी कोशिश करके देखनी चाहिए। हालांकि गज़ल के मुताबिक दोहों में थोड़ी सी मशक्क़त ज़्यादा है, थोड़ी मेहनत ज़्यादा है, मगर एक इसी से मिलता जुलता एक सवाल कह लें कि एक परेशानी है कि आज के वक्त में जो नौजवान नस्ल है हमारी, जिसमें मैं भी आता हूँ, तो उसकी एक सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जब आप गज़ल कहने के लिए गज़ल की जानिब जाते हैं तो आप उर्दू का सहारा लेते हैं। आपको ये लगता है कि बिना उर्दू के या प्रॉपर उर्दू फ़ारसी सब आप इल्म लें और उसके बाद गज़ल कहें, तो ये शुरू में मन करता है। और उसके बाद जब आप दोहे की बात करते हैं तब आप हिंदी की तरफ भागते हैं। हालांकि होना ये चाहिए कि जो आपकी ख़ुद की ज़बान है, हालांकि बात यह है कि ज़बान का क्या है, वो बदलती रहती है, जितना आप सीखेंगे उतना। अब मान लीजिए कि जैसे मिसाल के तौर पर जैसे कोई भी बात है तो आदमी ये कहेगा कि भाई ये मेरा कर्तव्य है ना, शुरू में यही कहेगा, आम फहम ज़बान तो यही है। लेकिन धीरे धीरे करके उसको नहीं पता लगता कि कब वो उसका फ़र्ज़ बन जाता है जी। क्योंकि आप पढ़ते हैं, सीखते हैं तो कुछ भी होता है, तो उसके बाद धीरे धीरे ज़बान में तब्दीली आती है। उस तब्दीली के बाद वो तब्दीली सीखने पर ही आती है, और सीखते सीखते धीरे धीरे जितना आप आगे बढ़ते हैं तो आपकी जो ज़बान है वो बदलती रहती है। और उसके बाद और रही बात दोहों का हिंदी से, तो दोहों का जो मज़ा है, जहाँ तक मैं जानता हूँ जी, तो वो हमारे इधर की ही शुरुआत की हुई एक विधा है। तो उसका जो लुत्फ़ उस ज़बान में होगा जो मिट्टी की ज़बान है यहाँ की, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा उसमें बेहतर रहता है। बिल्कुल। तो जैसे अभी आपने बात करी अपने उस्ताद के बारे में, आजकल के जो नए शायर हैं उनको एक बहुत बड़ी मुश्किल दरपेश है, या तो उस्ताद नहीं मिल पाते, जिनकी ख्वाहिश है उस्ताद ढूंढने की शायद उनको भी नहीं मिल पाते। तो आपका ये सफ़र कैसा रहा, आपको आपके उस्ताद कैसे मिले और अभी आपकी तरबियत कैसी चल रही है उनके साथ? उस्ताद, बात ये है कि मुझे मेरे उस्ताद से मिलवाने वाले मेरे दो अज़ीज़ भाई हैं, लखनऊ से उनका ताल्लुक़ है, जानी भाई, जानी लखनवी और शादाब जावेद भाई जी। पर कहता हूँ, ये बार बार जिक्र करता हूँ इस बात का कि ना मैं शायर हूँ ना संगीतकार हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ जी। तो कलाकार, चाहे वो कोई भी कला हो, कला से मुझे प्यार है। अब वो नहीं पता है कि वो शायरी है कि संगीत है कि आगे चल के मैं पेंटिंग करने लगूं कि एक्टिंग करने लगूं। तो बात ये है कि ये खुदा का करम है, ऊपर वाले की देन है, बस जो भी है कि उन्होंने इतने बड़े बड़े मकाम दिए। मगर मैं ये समझता हूँ कि अभी ये स्टार्टर्स भी नहीं है, समझ रहे हैं ना जी। अभी बहुत कुछ है, तो हाँ बहुत बाकी है। अभी ये बहुत शुरुआत है, अभी बहुत काम भी करना है। तो जैसे जैसे आगे और मरहले आते जाएंगे तो उसके लिए ख़ुद को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी तो यही कोशिश है कि मैं अपने कल से बेहतर करता रहूँ आज, और बाकी देखते हैं रास्ता कहाँ जाता है। जी 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 जी। तो भाई आप मुझे ये बताएं कि टैलेंट हंट में जाना कैसे हुआ, मतलब किसने आपको रेफ़र करा, आपने कहाँ देखा और फिर कैसे रजिस्टर किया, क्या सफ़र रहा इसका? ये मैंने शाज़िया किदवाई मैम को आप जानते हैं जी। तो उनसे भी मैंने ये बात की थी जब टैलेंट हंट था, तभी उन्होंने पूछा कि कैसा रहा सफ़र टैलेंट हंट का, कि कैसे वीडियो वगैरह।
तो बात ये है कि एकदम सच बात जो मैंने वहाँ भी बोली थी, अभी भी कह रहा हूँ कि जब वीडियोस सिलेक्शन के लिए भेजना था जी। तो मुझे पता था कि सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि अब तक जितने मैंने ऑडिशंस वगैरह म्यूज़िक के आज से 3-4 साल पहले दिए हैं, तो वहाँ पे पता लगा था कि वो ऑडिशंस जो होते हैं वो रॉ नहीं होते। तो मुझे उस वक्त भी ये बात नहीं पता थी कि मेरा सिलेक्शन होगा जी। तो मैंने सिर्फ सच बताऊं तो बड़े बेमन होकर, बेदिली से वीडियो बनाई और सिर्फ तकल्लुफ़ के तौर पर वो वीडियो भेज दी, क्योंकि मुझे पता था कि वो सिलेक्शन नहीं होगा। मगर बाद में कुछ 10-15 दिन बाद मुझे कॉल आया और कॉल पर उन्होंने कहा कि हम अंदाज़े बयां और की टीम से बात कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि अरे हो गया। फिर मैंने कहा कि जी, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे टैलेंट हंट है, तो 2 दिन है, बाद में वो 1 दिन हो गया था। तो जिस दिन जाना था उस दिन हुआ। तो मुझे लगता है कि वो भी अच्छा था कि मुझे ये लगा कि नहीं होगा, मगर ऊपर वाले को यही रास्ता सही लगा तो उसने वहाँ किया। जी। और बड़ा अच्छा रहा, सुनने में आया था और ये बात हुई भी थी कि कुछ 1000 से ऊपर वीडियोस आई थी कि जिसमें से सिर्फ 50 लोग चुने गए थे और वो वहाँ चुनिंदा लोग बुलाए गए फर्दर ऑडिशन के लिए। जी। तो उसके बाद ऑडिशन रहा, उसके बाद ऑडिशंस राउंड में हुए? हाँ। अच्छा। उसके 2 राउंड रहे। पहले 50 में से 13 निकाले गए, देन फिर 13 में से। अच्छा, 13 में से। हाँ जी। तो ये रहा आपका टैलेंट हंट का सफ़र। और उसके बाद दुबई? उसके बाद दुबई सच बताऊं तो मैंने जितना सोचा था उससे कई बढ़कर पाया जी। और उसके पीछे उसका सबब ये भी है कि दुबई पहले से ही अदब को लेकर बहुत ज़रखेज़ रही है। जी। और उसकी ज़रखेज़ी के पीछे का जो मामला है वो ये है कि वहाँ बड़े बड़े शायरों के, हमारे असातिज़ा कह लीजिए, उनके जश्न हुए वहाँ पे, जैसे जश्न खुमार बाराबंकी। तो उस वजह से दुबई में शायरी का माहौल बहुत पहले से रहा है जी। क्योंकि वहाँ पे हमारे हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से बड़े सारे शायर शोरा रहते हैं और आवाम भी रहती है, तो वो शायरी पसंद है, तो वहाँ पे अच्छा रहा। तो आप जैसे पाकिस्तान के शायरों से मिले वहाँ जाके, तो उनके साथ आपका मेल मिलाप कैसा रहा? बहुत मोहब्बती है। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ हिंदुस्तान के कलाकारों को ये दुख है कि पाकिस्तान के कलाकार उनसे जुदा हुए हैं, उन्हें भी बराबर से, और वो भी यही चाहते हैं कि सब ठीक रहे और जल्दी से सब एक हो जाए, मतलब। जी। तो उसके बाद दुबई के बाद आप सऊदी गए जी। तो वो सफ़र कैसा रहा? सऊदी भी बहुत अच्छा रहा सफ़र, मगर वहाँ पे कंपैरेटिवली दुबई के मुकाबले थोड़ी सी शायरी का उतना अच्छा माहौल नहीं रहा सऊदी में। जी। तो ये जो मेरे सुनने में आया मितांशु भाई कि उसके बाद भी 1-2 और मुशायरे थे जो इस देश से बाहर थे, पर आपके कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से आप नहीं जा पाए। अरे यार, तो उन पे थोड़ी लाइट डालें। दुबई और सऊदी के बाद बाहर से बुलावा आया 1-2 जगह से, मगर उस वक्त पे मेरे थोड़े कॉलेज के एग्ज़ाम्स चल रहे थे जो कि ज़्यादा ज़रूरी थे जी मुशायरों से के मुकाबले, तो इस वजह से जाना नहीं हुआ। तो अमृत भाई, हम आपका एक रैपिड फायर खेलेंगे। आपको एक पिक करना है और शायद आपको यहाँ पर हम सहूलत नहीं देंगे कि आप ये कह दें कि दोनों, आपको एक तो चूज़ करना ही पड़ेगा। बहुत आसान से हमने रखे हुए हैं, पर इसमें भी शायद थोड़ी मुश्किलात तो आपको दरपेश आएँ। तो जो पहला सवाल है वो है गज़ल या नज़्म? गज़ल। तरन्नुम या तहत? तरन्नुम। दिल्ली या लखनऊ? दिल्ली। मगर लखनऊ। दिल्ली। चलें, तो शायरी या म्यूज़िक? शायरी। अगर यहाँ पर शास्त्रीय संगीत तो फिर वो चलता रहेगा। शायरी मुझे लगता है कि हो सकती है कभी बदल जाए, इसलिए मैंने शायरी बोला। अच्छा, तो गज़लकार या दोहानीगार? गज़लकार। फिलहाल। दुबई या सऊदी? दुबई। अली ज़रियून या तहज़ीब हाफ़ी? तहज़ीब हाफ़ी। तो बहुत सिंपल सा, चाय या कॉफ़ी? कॉफ़ी। ये अगला मुझे पूछने का मन नहीं कर रहा, वो आपको देख के लग रहा है। कुर्ता या शर्ट? टी-शर्ट। कुर्ता। चलें, तो एक आखिरी, तो आपको इसमें बताना है कि क्लासिकल सिंगर अमृतांशु शर्मा, गज़लकार अमृतांशु शर्मा या दोहानीगार अमृतांशु शर्मा, किसको प्रेफरेंस पहली मिलेगी? शास्त्रीय संगीत।
तो अमृत भाई, ये जानना चाहता हूँ मैं आपसे कि जो आने वाली नस्ल, जो आपके साथ की भी नस्ल जो शायरी कर रही है, या जो बहुत नए शायर हैं जो अभी नई नई इस तरफ आए हैं, जिनका अभी अभी अट्रैक्शन हुआ है शायरी की तरफ, उनको क्या एक सुझाव, उनके लिए क्या सलाह? सलाह तो वही कि जो मैं जिस पर ख़ुद चल रहा हूँ, अमल कर रहा हूँ, वो ये है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पढ़ा जाए पुराने शायरों को, और जो रवायती शायरी रही है पुरानी उसको, और जिद्दत की तरफ कम भागा जाए। और दूसरी बात ये कि एक्सपीरियंस किया जाए, थोड़ा बाहर घूमा जाए अकेले, ताकि आप एक्सप्लोर कर पाएँ चीज़ें, जगह और वहाँ का कल्चर, सब कुछ, क्योंकि ये सब कुल मिला के शायरी में आती है जी। आप कहाँ गए, आपने जब तक पंजाब की मिट्टी नहीं उसकी खुशबू ली, वहाँ आप गिरे नहीं, वहाँ के खेत देखे नहीं, तो आप कभी वो शायरी कर ही नहीं सकते कि जो पंजाब को मुतासिर करे। जी। आपको पता लगे ना कि आप कहाँ के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो कितना आपकी शायरी में दिख पा रहा है, दिखाई दे रहा है। तो यही एक सलाह है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस। बहुत बेहतर। तो आखिरी चीज़ अमृतांश भाई यही आपसे कि जो नुमाइश काम कर रहा है, या जो आपने पॉडकास्ट में आप आज हैं, इसके बाद एक नशिस्त भी मुनक्किद है, और जो भी उर्दू वाले और हिंदी साहित्य के लिए नुमाइश काम कर रहा है, इस पे आपके विचार? बहुत अच्छा लगा साबिर भाई, और मेरे मरासिम तो पहले से बहुत अच्छे हैं जी, मगर फिर भी बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा। और नुमाइश की तमाम टीम को और जय भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आगे भी और भी ऐसे बेहतर पॉडकास्ट और नशिस्तें करते हैं। जी, शुक्रिया। तो अमृत भाई, जाते हुए आपको देखने वाले दर्शक और यहाँ पर सभी जो अभी यहाँ पॉडकास्ट भी सुन रहे हैं, जो भी यहाँ पर हैं, वो सब आपसे कुछ सुनना चाहते हैं? तहत में चलेगा? चलेगा, सुना दें। ये गज़ल से कुछ शेर। जी, गज़ल की ही बात की तो गज़ल से शेर। हाँ, तो करता ही नहीं नौहा गरी दिल ये गवारा, वाह। करता ही नहीं नौहा गरी दिल ये गवारा, मातम कदए दहर नहीं दिल है हमारा। वाह वाह। करता ही नहीं नौहा गरी दिल ये गवारा, वाह। मातम कदए दहर नहीं दिल है हमारा, इस बारे ताल्लुक से गड़े जाते हैं हरदम, वाह। हम सर पे लिए फिरते हैं इल्ज़ाम तुम्हारा। वाह भाई वाह। और ये रात झटक देती है दामन तो ज़मीं पर, वाह। ये रात झटक देती है दामन तो ज़मीं पर, मिलता है मुझे रोज़ एक अनजान सितारा। वाह, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया अमितांश भाई आपका इस पॉडकास्ट में आने बहुत के लिए। मोहब्बत साबिर भाई।